मंगेश, मोबाईलवरून कनेक्ट केलंयस का लॅपटॉपवरून? मोबाईल. अच्छा. होस्ट केलंय जस्ट इन केस माझं लक्ष नसेल पार्टिसिपंट कोणी नवीन येत असेल तर तू फक्त बघ तिकडे. ओके. आय थिंक वी कॅन स्टार्ट. ऍक्च्युली दो टॉपिक कवर करना था आज. एक तो स्क्रीनर स्क्रीनर डॉट इन यूज कैसे करें और उससे फिल्टर कैसे करें अच्छे स्टॉक्स. और दूसरी बात डाउ थ्योरी की. लेकिन वो डाउ थ्योरी तो बाद में हमें स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद जब हमें एक्चुअली में बाय करना है तो फंडामेंटली हम लोग ने स्टॉक चुन लिए. सपोज 10-12 स्टॉक आ गए हमारे स्क्रीनर पे और उसमें से हमको बाय करना है. सपोज 20 स्टॉक्स आ गए, उसमें से 10-12 काफी अच्छे लग रहे हैं. उसमें से भी हम लोग ने फिल्टर करके हमें लगा कि इस पे दाव खेलना है. तो आज हम लोग ने अगर स्क्रीनर पे से सब फिल्टर करके स्टॉक निकाली तो तुरंत कल बाय करना नहीं है बेसिकली. तो उसमें डाउ थ्योरी आ जाती है काम में. तो टेक्निकल हम देखते हैं कि भले स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हाई हो तो बाय करने का मतलब नहीं है. तो इसलिए हम देखते हैं बेसिकली कि ये स्टॉक्स अच्छा है और इस वक्त उसे बाय कर सकते हैं या नहीं, या सपोर्ट के नज़दीक है, या ज़्यादा बड़ा नहीं है और ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है, तो उस वक्त हम उसे बाय करने का सोच सकते हैं. तो मैं स्क्रीनर स्क्रीनर की साइट ओपन करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ. उसमें से हम जनरली काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा. वैसे तो है, काफ़ी डिटेल में हम लोग चेक कर सकते हैं. लेकिन फंडामेंटल में काफ़ी लोग पैरामीटर समझ में नहीं लेते. वो जनरली सोचते हैं कि प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए. और स्क्रीनर में वो लोग देखते हैं कि एक साल में 15% सेल्स ग्रोथ हुआ है, एक साल में 15% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और आरओई 15% से ऊपर है, तो उनको 200-500 कंपनीज मिल जाएंगी. और उसमें से फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या चुने या क्या नहीं. उसमें से हम एडिशनल फिल्टर डालते जाएंगे, जैसे प्रमोटर होल्डर, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग, कि प्रमोटर का स्टेक कितना है उस कंपनी में. अभी कुछ कंपनीज है जैसे मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसमें प्रमोटर का होल्डिंग कम है क्योंकि वहाँ पे एफआईएस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनका होल्डिंग ज़्यादा है, तो आपको प्रोमोटर के हिस्से में दिखेगा नहीं वो. तो ऐसे कंपनीज निकल जाएंगी. दूसरा ऑप्शन है डेट टू इक्विटी. अगर हमारा एक क्राइटेरिया है जनरली डेट टू इक्विटी 1.1 के नीचे रहेगा. तो 1.1 भी इसलिए है कि अगर किसी कंपनी का डेट पहले 2.0 था, फिर 1.5 हो गया और वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो हमको ऐसे कंपनी में भी इन्वेस्ट करना है अगर उसका ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रहा है और वो लोग डेट कम कर रहे हैं उस हिसाब से. अगर हमने डायरेक्टली लेस देन 0.7 या हाफ से अगर डेट टू इक्विटी कम है ऐसा क्राइटेरिया लगाएगा तो हम काफी हमारे अच्छे स्टॉक्स निकल जाएंगे उसमें से. दूसरी बात है कि बैंकिंग और एनबीएफसी जो कंपनीज होती है उसका तो डेट टू इक्विटी हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि उनका फंडा ये है कि यहाँ से पैसा ले, कस्टमर मतलब लोगों से पैसा ले, उनको लाइक वो लोग सेफ डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे या एफडी करेंगे तो बैंक उनको उतना थोड़ा पैसा इंटरेस्ट देगी. और जो पैसा बैंक के पास आएगा उससे 2-3% ऊपर इंटरेस्ट लगा के लोन दे, प्राइवेट लोन देगी, पर्सनल लोन देगी या ऑटो लोन देगी या वॉट एवर वेरियस टाइप ऑफ लोन्स. तो उस हिसाब से उसका बीच में का जो मार्जिन है वो मार्जिन बैंक और एनबीएफसी कंपनीज कमाते हैं. तो इसलिए आप जब भी देखोगे तो उनका सेल्स प्रॉफिट फिगर ज्यादा अच्छा रहेगा. दैट मीन्स इट इज डूइंग गुड. लेकिन उसमें आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 3, 5, 8 ऐसा दिखेगा. और अगर ये हम फिल्टर में हमारे ऐड करेंगे कि लेस देन 1, तो एक भी आपको बैंकिंग स्टॉक मिलेगा नहीं. तो वो क्राइटेरिया रखना है. तो हम लोग जनरली दो स्क्रीनर अलग अलग बनाते हैं. एक मोर देन 2 या मोर देन 3 डेट टू इक्विटी, मतलब हम लोग सिर्फ फाइनेंस की कंपनीज देख रहे हैं. और एक लेस देन 1 डेट टू इक्विटी. तो उसमें हमको अच्छी कंपनीज, नॉन फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग कंपनीज ये मिल सकते हैं बेसिकली.
तो आई एज्यूम, और दूसरी बात, आई एज्यूम कि स्क्रीनर काफी लोगों ने यूज किया होगा जनरली। ओके। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस किसी को करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर स्क्रीनर या डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीनर डॉट इन, मतलब किसी को और डिटेल्स में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है या कंपनी के बारे में मालूम करना है तो स्क्रीनर एक अच्छी साइट है। और दूसरी वेबसाइट है तिजोरी फाइनेंस, ये दूसरी वेबसाइट है वो जो ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ सेक्टर के रिलेटेड भी काफ़ी इंफॉर्मेशन रखती है जो स्क्रीनर में नहीं है। सर दूसरी वेबसाइट का नाम क्या बताया? तिजोरी फाइनेंस। तिजोरी फाइनेंस, TIJORI। हाँ, ओके, मैं थैंक यू। बाद में लिंक भेज दूंगा हाँ हाँ। ये करके। तो तिजोरी फाइनेंस का एडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई कंपनी, केमिकल कंपनी निकाली फॉर एग्जांपल, तो उस कंपनी के बारे में लाइक अल्केला माइंस या बालाजी माइंस या विनती ऑर्गेनिक्स, कोई भी कंपनी आपने फाइंड की कि एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी दिख रही है, लेकिन उस कंपनी में क्या हो रहा है वो आपको डिटेल में दिख जाएगा। उनके कंपनी के कॉन कॉल्स और उनके प्रेजेंटेशन, उसके और उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है कि कंपनी में कुछ हलचल है तो आप उसमें भी फीड्स में ऐड कर सकते हो उस कंपनी के बारे में, तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आ जाएंगे, अलर्ट आ जाएंगे स्क्रीनर पे। लेकिन तिजोरी फाइनेंस में क्या है, तिजोरी फाइनेंस में वो केमिकल सेक्टर है, तो केमिकल सेक्टर में एक्चुअली क्या हो रहा है, कौन से इंग्रेडिएंट के, कौन से केमिकल्स के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो उसका असर किस प्रोडक्ट पे ज्यादा पड़ सकता है और वो कौन सा वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बना रही है या उस केमिकल पे कौन सी कंपनी ज्यादा डिपेंडेंट है और उस कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो उतना सारा डिटेल्स फंडामेंटल्स का आपको तिजोरी फाइनेंस की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं पर्सनली तो तिजोरी फाइनेंस इतना यूज करता नहीं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करता नहीं, लेकिन मेरा टेक्निकल में ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। और मुझे डेली बेसिस पे जानना ज़रूरी नहीं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पे वो कुछ असर हो रहा है या किसी प्रोडक्ट की, किसी कंपनी पे रेट गिर गई या किसी प्रोडक्ट की क्या बोलते हैं उसको, सेल्स कम आ गई या उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या कहीं कंपनी में भी लाइक वॉर चल रहा है तो इस कंपनी का काफी माल वहां पे उस कंट्री में जाता है और वहां पे कुछ इम्पैक्ट होगा तो कंपनी के मार्जिन पे और सेल्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जब तुम ग्रोथ स्टोरी तुम्हारी इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये छोटे मोटे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले नेस्ले की ऐसी खबर आई थी कि उसमें मैगी के प्रोडक्ट में काफ़ी ऐसा लीड पाया गया है जो कि जो परमिटेड परसेंटेज है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो उससे तुरंत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था उस कंपनी के इस पे। लेकिन समझने वाली बात है तो लॉन्ग टर्म में कुछ होने वाला नहीं था, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था वो। कंपनी ने प्रोडक्ट निकाल के वापस नया उसने टेस्ट वेस्ट करके अच्छे से और थोड़ा उस क्वार्टर में इम्पैक्ट हुआ होगा, होने वाला ही था ऑफ कोर्स उनका, क्योंकि उनके काफी सारी जो प्रोडक्ट बाहर गए थे उनको वापस रिकॉल करना पड़ा और डिस्ट्रॉय करना पड़ता वो। तो दैट वाज वन टाइम प्रॉब्लम। तो ऐसे टाइम पे यू कैन एक्चुअली ग्रैब, अगर तुम्हारे कम हमने अगर सर्च मारा है हमारे फिल्टर में नेस्ले आती है कंपनी, और ऐसे टाइम पे दिख जाता है कि अरे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है, तो दैट इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो बेसिकली दो चीजें, एक तो मैंने मेंशन किया था कि हम लोग बात करेंगे वो स्क्रीनर की और थोड़ी डाउ थियरी की, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके मतलब नहीं है, थोड़ा टेक्निकल आना जरूरी है। क्योंकि तुम्हारे पास कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत हाई वैल्यूएशन है, और वहां पे आप एंटर करते हो तो पता नहीं आप कितना टाइम रुकोगे और उसका एक्चुअली आपको फ्रूट कब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कंपनी अच्छी है, फॉर एग्जांपल विनती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, अभी मैं केमिकल की बात करूँ क्योंकि केमिकल अभी थोड़ा डोल्डरन में है। तो ये सब कंपनीज काफी टाइम से, अभी पिछले 2 साल से कंसोलिडेशन में है। कंपनी अच्छी है इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ, फिर और नीचे गई क्योंकि उस सेक्टर में प्रॉब्लम है, सेक्टर ग्रोथ अभी कम हो रही है, या बाकी जो बाहर के फैक्टर्स है उससे उस सेक्टर को अफेक्ट हो रहा है। तो अभी वो टेलविंड में नहीं है, हेडविंड में है, उसको काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कतें है। तो ऐसे कंपनी में तुम अगर इन्वेस्टेड हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में आपको फिर श्योर नहीं है कि ये सेक्टर वापस टर्न अराउंड कब करेगा और आपको पैसा कब बनेगा। तो आप उस कंपनी में 2-2, 3-3, 5-5 साल बैठे हो और आपको कुछ ही रिटर्न मिला नहीं।
आई एम नॉट कंसिडरिंग द डिविडेंड नाउ। डिविडेंड आपको मिलेगा, अगर उसका फिर भी डिविडेंड डील रहेगा 1% 2%, सो दैट मच यू विल गेट। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखोगे कि ये 5 साल में मैंने अगर 500 रुपए में स्टॉक लिया था और आज की तारीख में वो 450 या 550 ही है, तो यू हैव नॉट गेन मच इन दैट रेंज। अगर हम टेक्निकल यूज करते हैं और टेक्नो फंडा जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज for which we actually see technicals, if they are technically also they are strong and fundamentally also strong, मतलब टेलविंड है कंपनी में, एंड देन यू एक्चुअली बेट ऑन दोज कंपनीज। तो ऐसे कंपनीज में हम बेट करते हैं। अगर फंडामेंटली कितनी भी अच्छी कंपनी रहने दो, अगर 3 या 6 महीने तक वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जिट ट्रिगर हो जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये कंपनी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो इट इज बेटर यू मूव आउट ऑफ दिस कंपनी एंड देन ट्राई अगेन नेक्स्ट इन अनदर कंपनी, और if this company starts performing again then you can take the bet on that company। तो इससे अपना एक एडवांटेज है कि आप लंबे समय तक उसमें फंसे नहीं रहते। उस कंपनी से आप पैसा निकालोगे, अगर आपको कुछ दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसमें आप पैसा डालोगे तो यू विल बी एबल टू मेक सम मनी ओवर देयर। चलो 2-3 साल तक आपने उसने 20-30% भी बनाए पैसे, उसके बाद अगर ये कंपनी वापस अच्छा करना चालू कर दी, फॉर एग्जांपल आपने 500 में लिया था, 450 में बेच दिया 50 रुपए लॉस में, ऑफ कोर्स द क्वांटिटी यू विल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू होल्ड। लेकिन मैं जस्ट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ। तो अगर 2 साल तक आपने 3-4 कंपनी पे बेट करके उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स देख के, जस्ट ऑन टेक्निकल्स ऑल्सो अगर 20 से 40% भी हर एक कंपनी में 3 से 6 महीने में भी कमाए, तो भी आपका 2 साल में तो आराम से मोर देन डबल हो जाएगा पैसा। एंड देन जब आपको ये दिख रही है कि अभी कंपनी ने क्लियर ब्रेकआउट दिया है, नाउ आई कैन एक्चुअली ट्राई टू बेट ऑन दिस कंपनी, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी उसने अच्छा दिया है। दैट मीन्स यू कैन से हाँ अभी ये वापस डोल्टन से बाहर आ रही है, टर्न अराउंड दिखा रही है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। लाइक क्वार्टरली रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। और उस वक्त आपको और एक चीज देख सकते हैं कि ये कंपनी काफी अच्छे से ऊपर चढ़ गई है। लाइक आपने 500 में लिया था 3-4 साल पहले, आपने 1-1.5 साल पहले उसको 450 में बेच दिया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ लॉन्ग टर्म का, और आज की तारीख में आप देख रहे हो कि अरे मुझे अभी कंपनी खरीदनी लेकिन अभी 600 में अवेलेबल है, तो फिर आप बोलो कि मैंने तो 450 में बेचा, अभी 600 में कौन लेगा करके, तो वो गलत है। क्योंकि उस वक्त आप देखोगे कि उसी सेक्टर के बाकी कंपनीज में लाइफ टाइम हाई या ऑल टाइम हाई या 52 वीक्स हाई तो कर रही है, मतलब आपको उससे पता चल जाता है कि ये सेक्टर के सब कंपनी दौड़ रही है, मतलब अभी सेक्टर टेलविंड में आ गए, उसे पुश मिल रहा है, गवर्नमेंट का रहेगा या जो वॉर का इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा, या केमिकल की कंपनीज है तो उस पर केमिकल डिपेंडेंस जो थी, केमिकल्स के प्राइसेस नीचे आ गए, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, एनी एनी फैक्टर कैन एक्चुअली इम्पैक्ट ऑन दैट। तो अभी वो टर्न अराउंड हो रहा है, सो इट इज ओके, इवन इफ इट इज एट 600 रुपीज यू शुड एक्चुअली बाय, और वो आपको सिग्नल दे देगा फिर। तो आपको उसमें पैसा लगाना है, और जब तक कंपनी ग्रोथ कर रही है और ट्रेंड भी ऊपर की साइड पे जा रहा है, आपको उस पे लगे रहना है बेसिकली। तो मैं अभी स्क्रीनर के साइड पे जाता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, और उस स्क्रीनर पे हम कैसे फिल्टर लगा सकते हो मैं बता रहा हूँ। मंगेश मी स्क्रीन तो शेअर करू शकत नाही, बघ जरा तू, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपंट स्क्रीनिंग शेअर। या You can try now. हाँ, या कैन यू सी नाउ? स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीनर की? यस सर। हाँ, तो स्क्रीनर में बेसिकली हमको
ऑफ कोर्स हमारा पहला फंडामेंटल एनालिसिस का पॉइंट ऑफ देखा जाए तो हम लोग पहले सेल्स ग्रोथ देखते हैं। अगर ये सेल्स ग्रोथ मैं सिर्फ सेल्स ग्रोथ ले लूंगा तो इसका मतलब है कि पिछले एक साल में सेल्स ने क्या ग्रो किया है। अगर हम बोलते हैं कि 15% से एटलीस्ट 15% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी इस साल उसका कुछ प्रॉब्लम है। तो इस साल उसका सेल जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आ गया। फॉर एग्जाम्पल 14% या 10% ही आ गया। तो वैसे वाले स्टॉक्स आपके निकल जाएंगे। तो हमको एक्चुअली पिछले एक साल का जनरली लेना नहीं है। तो हमको लेना है 3 साल का सेल्स ग्रोथ एंड 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ और 7 साल का सेल्स ग्रोथ। ये इतने सेल्स ग्रोथ इसलिए लिए क्योंकि अगर हम सिर्फ 3 साल का लेंगे और समझो अभी स्टील कमोडिटी स्टॉक जो है वो सब टेलविंड में है, तो आपको टाटा स्टील, JW स्टील, ये सब आपके आपके स्क्रीनर में आ जाएंगे बेसिकली। लेकिन हमको देखना है कि 5 साल तक का ग्रोथ कैसा था। पिछले 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्रोथ 15% के ऊपर है या नहीं। पिछले 7 या 10 साल में वो ऐसे ही ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। तो हमको ये अगर फिल्टर लगाएंगे तो उसमें से जो साइक्लिकलिटी कंपनी है, जो शुगर की कम्युनिटी के स्टॉक्स है, वो सब निकल जाएंगे। तो सेल्स ग्रोथ के साथ हमको देखना है प्रॉफिट ग्रोथ। सेम क्राइटेरिया फिर। सेल्स और प्रॉफिट के बाद मेन चीज है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्योंकि आपका कंपनी इक्विटी पर इक्विटी कितना कमा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल्स और ग्रोथ, ऑफ कोर्स सेल्स जब तक नहीं रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। और काफी बार ऐसा होता है कि आपका सेल्स काफी हो रहा है लेकिन आपके पास डेट ज्यादा है। इस वजह से आपका काफी हिस्सा इंटरेस्ट में चला जा रहा है। तो आपका प्रॉफिट पे उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो प्रॉफिट उतनी आपकी होगी नहीं। इसलिए हमको सेल्स भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। और जो प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखनी चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15 के ऊपर है या नहीं। सॉरी, मैंने प्राइस ले लिया। यहाँ पे ROE एक्चुअली लेना था। ये तो 3 साल, 5 साल और 7 साल एवरेज ROE हम लोग ने ले लिया। और हम लोग ये स्क्रीनर रन करेंगे। तो हमें हमारे पास अभी 166 कंपनी आ गई। तो इसमें से आप अगर मार्केट कैप देखोगे तो ये सब कचरा कचरा मतलब ये अच्छी कर भी सकती है एक्चुअली। लेकिन अभी इन्होंने इनका कैलिबर प्रूव किया नहीं है। इसका अगर पी देखोगे तो इसका तो पी है ही भी नहीं। इसका 0.6 है। तो बेसिकली जिसका पी है ही नहीं, मतलब माइनस पी में, इसका मतलब वो लोग एक्चुअली लॉस कर रहे हैं फिलहाल। तो हमको जनरली देखना है कि बड़ी कंपनी देखना है। लेकिन अभी आप ये देखो तो 4,04,37,900 की कंपनी है ये। तो अगर आप ऐसे कंपनी पे दाव लगाओगे तो आपका नुकसान होगा नहीं, लेकिन आपका पैसा भी इतना बनेगा नहीं। अगर एक वॉरेन बेवरेज देखो, 1,63,000 की कंपनी है ये अभी 10 गुना हो गई है पिछले 2-3 साल में एक्चुअली। तो ये 16,000 की कंपनी थी। तो दैट वाज द टाइम एक्चुअली वी कुड हैव एक्चुअली बेटेड ऑन दिस काइंड ऑफ कंपनी। तो हम उसमें और एक फिल्टर ऐड कर सकते हैं मार्केट कैप का। क्योंकि हमको ज्यादा छोटी कंपनी भी देखनी नहीं है और ज्यादा बड़ी भी देखनी नहीं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 500 करोड़ फॉर एग्जांपल, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन,
1 लाख करोड़ के नीचे, तो हमारा 166 का 112 हो गया। सर 7 years पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया था। हम्म, एक्सोनो कंपनी। फिर तो बेसिकली ऐसा है कि हमें अभी और एक फिल्टर अभी इसमें फिल्टर में हमको चेंजेस करने हैं ऐसे कि 112 कंपनी आ गए, लेकिन हमको इतने में तो दाव नहीं ला सकते। तो हमको ये देखना है कि ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में कंटिन्यूसली हो रही है। तो फॉर एग्जांपल कि 7 साल पहले सेल्स ग्रोथ 15% थी, 5 साल पहले भी 15% थी, लेकिन आज की तारीख में फॉर एग्जांपल मुझे 18% चाहिए। मतलब पिछले 3 साल में ज्यादा ग्रोथ हुई है। सेम प्रॉफिट में अगर 15% पिछले 7 साल का एवरेज है, और 5 साल का और 3 साल का मैं 20% ले रहा हूँ, मतलब कंपनी काफी अच्छे से अभी ग्रो हो रही है। तो उससे हमारे और कंपनीज थोड़ी कम हो जाएंगी। और इसमें फिर दूसरा क्राइटेरिया आप हमारा आ जाता है कि मार्केट कैप भी ऐड कर दिया है, आरओई भी ऐड किया। इसमें अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगा देते हो तो आपका फिल्टर और कम हो जाएगा। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगा दोगे तो वो और कम हो जाएगा, लेकिन हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग जनरली लगाते नहीं, क्योंकि ये हमारी जो लिस्ट आ जाएगी उसके बाद अगर आप कोई भी कंपनी ओपन करते हो तो यहाँ पे इट इज मच बेटर फॉर अस टू चेक कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग कितना है। हाँ, डेट टू इक्विटी हमने लगाया नहीं, क्योंकि हम लोग अभी नॉन बैंकिंग कंपनी के, नॉन फाइनेंस कंपनी देख रहे हैं, तो वी कैन ऐड एक्चुअली दैट। तो डेट टू इक्विटी इज लेस देन और इक्वल टू 1। 83 कंपनीज। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, एसआरएफ जो दिख रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है, 3 साल का 5 साल का आरओई काफी अच्छा है, लेकिन पिछले 1 साल में उसका सेल्स माइनस में है, और उसके वजह से उसका प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये एक्चुअली केमिकल कंपनीज का वो प्रॉब्लम है फिलहाल। तो दैट वाज अ थिंग एक्चुअली कि मैंने बोला कि लास्ट 1 साल का हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होता है कि 1 साल में आपको कोई कंपनी बहुत अच्छा कर देती है, तो आपको 1 साल की वजह से सब साल के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट दिख जाता है आपको, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जब हम देखते हैं तो। सेम थिंग इज फॉर दिस लॉरस लैब। इसने काफी अच्छा पैसा बनाया लोगों का इन द पास्ट, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। इनफैक्ट इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ही घटिया था। काफी काफी नुकसान में है फिलहाल कंपनी। तो इसने अभी तक टर्न अराउंड हुआ नहीं इसमें बेसिकली। लॉरस लैब तो फार्मा में है ऐसा। तो हम लोग इसको थोड़ा और टाइट कर देंगे। तो 5 year में 120 हो गया। ये ओके। इसमें हमने सेल्स ऐड हुआ, प्रॉफिट हुआ, आरओई हुआ, मार्केट कैप डाला, डेट टू इक्विटी डाला, और प्रोमोटर होल्डिंग। अगर हम लोग बोलते कि प्रोमोटर होल्डिंग 50 के ऊपर रहनी चाहिए, और प्लेजिंग, प्लेजिंग शुड बी मतलब 30% तक अलाउ कर देंगे हम। तो ये 39 कंपनीज आ गए आपके पास। और हम मार्केट कैप के बेस पे फिर फिर आपको बेसिकली देखना ये है कि अगर फॉर अभी आई डोंट नो अबाउट दिस कंपनी, लेकिन अपने स्क्रीनर में आ गए तो हम ये ओपन कर देते हैं। तो हमको वही देखना है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं, ये सेक्शन देखते हैं। कोई भी किसी भी कंपनी के बारे में बोलते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि ये काफी अच्छा है, प्रॉफिट भी काफी अच्छा हो रहा है, स्टॉक प्राइस भी मस्त हो रहा है।
हाँ, एक्चुअली ये एक फिल्टर मैं और ऐड करता हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी भले कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसका प्राइस मोमेंटम में उसका रिफ्लेक्शन होता नहीं, तो इट डजंट मेक सेंस टू ऐड सच कंपनीज। तो इसलिए मैं रिटर्न ऐड करता हूँ, रिटर्न ओवर 3 years इज ग्रेटर देन 20% एंड रिटर्न ओवर 5 years इज ग्रेटर देन 20%। एक कंपाउंडेड ग्रोथ में। तो बेसिकली हमारी कंपनी अच्छी है और अच्छे से चल भी रहे हैं, और 20% के हिसाब से रिटर्न भी दे रही है। तो मुझे सिर्फ उसी कंपनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपनी भले कितनी भी अच्छी रहने दो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, लेकिन अगर उसका उसका इम्पैक्ट प्राइस में होता नहीं तो वो लेने का मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैस्ट्रॉल का एक एग्जाम्पल था। कैस्ट्रॉल का ऑब्वियसली उसका सेल्स तो काफी कम है, लेकिन कुछ साल पहले मैंने इसको देखा था तो इसका आरओई तो, हाँ, अभी भी आरओई काफी ज्यादा है। इतना एकदम सॉलिड पावरफुल कंपनी लग रही है। 17,000 का ही मार्केट कैप है, पीई भी ज्यादा नहीं है, और डिविडेंड डील भी अच्छा है। इनफैक्ट अभी तो ये बढ़ गया, क्योंकि 175 तक है, ये 120 के आसपास भी थी उस टाइम पे, तो 5% के ऊपर उसका डिविडेंड डील था। तो काफी अच्छी कंपनी थी, इस पे बेट लगा सकते थे, लेकिन फंडामेंटल से स्ट्रांग होने से फायदा नहीं है। अगर यही आप देखो, मैंने बोला इसका सेल्स कम है, एक्चुअली देखो सेल्स, प्रॉफिट तो है ही नहीं, ना के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो स्टॉक प्राइस, तो ये एक्चुअली इस साल ही बढ़ाई है। 47% इस साल ही रिटर्न दिया है। अगर 2 साल, 10 साल का और 5 साल का रिटर्न देखो, लेके बैठोगे सिर्फ, आगे कुछ हो ही नहीं रहे उसमें। तो ऐसी कंपनी में हमको कुछ करना नहीं है। देखो ये कितना पावरफुल रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन उसका वो यूज नहीं है। अगर हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ फंडामेंटल फंडामेंटल करके लेके बैठेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। हमको पैसा बनाना ही, हमको एकेडमिक के लिए नहीं चाहिए कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें ये मोट है, इसमें वो मोट है। पीडीलाइट देखो, पीडीलाइट भी काफी अच्छी कंपनी है। और मैं जनरली जब कोई भी कंपनी के बारे में मुझे एनालिसिस करना है फंडामेंटली, तो ये 4 सेक्शन में जनरली देखता हूँ कि 10 साल में 12% का ग्रोथ है, 5 साल में 14%, वेरी गुड, 3 साल में 17%, रियली गुड। तो मैं बोला लास्ट 12 महीने में क्या हो रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हमको देखना नहीं है, क्योंकि एक साल उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे, क्योंकि पिछले 3 साल में ज्यादा ग्रो किया है पिछले 5 साल से, और पिछले 5 साल से 10 साल से भी ज्यादा ग्रोथ किया है, सो इट इज ऑन राइट पाथ। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो 10 साल का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 12% का था, 5 साल का 6%, 3 साल का 3%। तो बेसिकली एक्चुअली डिक्लाइनिंग लेवल पे है। लास्ट 12 मंथ्स का लेना देना नहीं है, हमको हिस्ट्री देखनी है। सेम फॉर प्राइस, 25%, 19%, 15%, 13%, डिक्लाइनिंग ट्रेंड। आरओई 24, 22, 20, डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ये मैं एक्चुअली पिछले साल इसमें से निकल गया, लेकिन उसमें भी रीजन होता है कि ऑफ कोर्स मेरा अगर कोई भी स्टॉक पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, और वो उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ या आरओई अगर गिर रहा है, तो आई हैव टू बी कॉशियस। और आपको फंडामेंटल्स थोड़ा टाइम लगेगा दिखाने में कि भाई इस कंपनी में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, या सेक्टर में ही प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन आपको टेक्निकल्स सबसे पहले बता देगा। तो टेक्निकल्स में आपको इन एडवांस पता चल जाता है कि क्या हो रहा है कंपनी में। तो ये स्क्रीनर के बारे में था। किसी को कुछ सवाल स्क्रीनर के बारे में? नहीं सर। नो सर, इट्स ओके। हाँ, ओके, ठीक है। तो स्क्रीनर के बारे में बेसिकली मुझे वही बोलना था कि हम टेक्नो फंडा का कंसेप्ट ये है कि हमें हमें टेक्निकल्स देखना है, और टेक्निकल उन कंपनी के देखने हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। हाँ, रिकॉर्डिंग एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा।
थैंक यू सर। हाँ, और आलोक सर, आपको कुछ क्वेश्चन था क्या? आप कॉल कर रहे थे आलोक? ठीक है। हाँ, तो टेक्नो फंडा, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि टेक्नो फंडा, टेक्नो फंडा, टेक्नो फंडा। कंसोलिडेशन जितना लंबा रहेगा, मैंने अभी इन द बिगिनिंग ऑफ टॉक मैंने मेंशन किया था, उसके पहले मुझे याद आ गया डिस्क्लेमर देना है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कुछ कोर्स नहीं चलाता हूँ, और नियर फ्यूचर में कोई कोर्स चलाने का कुछ प्लान भी नहीं है, और ये सब लर्निंग पर्पस के लिए है। ये सब वीडियो में बाद में यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां पे भी जिसको देखना है वो देख सकते हैं। हम लोग जो स्टॉक डिस्कस करेंगे या कर रहे हैं, उसमें कुछ में मेरी होल्डिंग हो सकती है, किसी में किसमें मुझे इंटरेस्ट हो सकता है। अगर कुछ अगर दिख रहा है उसमें, अगर मेरे पास रहेगा तो मैं मेंशन भी कर लूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में काफी साल से है, या अभी मैंने लिया हो, या वटेवर। लेकिन कुछ भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर जस्ट लर्निंग, मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ, आपको भी। वी आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। हाँ, तो टेक्नो फंडा का मैं कंसेप्ट ये बोल रहा था कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको कैस्ट्रॉल, अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 साल पहले अगर आपको कैस्ट्रॉल आपके स्क्रीनर में आ जाता था, और कैस्ट्रॉल अच्छी कंपनी दिख रही थी, इनफैक्ट आप अगर वो रिटर्न इन लास्ट 3 इयर्स और रिटर्न इन 5 इयर्स का अगर फिल्टर डालते थे ना, तो आपको कैस्ट्रॉल नहीं आता था उसमें भी। लेकिन अगर आप उसमें आपने वो फिल्टर डाला नहीं है और आपको कैस्ट्रॉल आ गया, तो आप देखते थे अरे इसमें 4%, 5% तो डिविडेंड ले लेगा, तो इट्स नो ब्रेनर। मतलब अगर स्टॉक ने कुछ किया भी नहीं तो भी 4-5% तो मिलना ही वैसे। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतना, मतलब जनरली हम लोग वही बोलते हैं कि इक्विटी के ऊपर 60% कमा के दे रहा है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार मेरा पैसा अगर 100 रुपए डाला तो उसका 160 होगा, तो वैसा नहीं रहता बेसिकली। कंपनी की इक्विटी में जो पैसा है उसके ऊपर कितना कमा के दे रहा है बेसिकली, तो वो है। लेकिन अगर सेल्स ही नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, तो ऐसे कंपनी में लेने का मतलब नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप कैस्ट्रॉल में एंट्री लेते थे, क्योंकि आपको अगर वो लग रहा है कि काफी अच्छा स्टॉक है, तो भी आपको देखना है कि मेरी एंट्री लेने के बाद कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि भले आपने फंडामेंटली कितनी भी अच्छी कंपनी ली हो, अगर वो 10 साल 8 साल कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसमें रहने का मतलब नहीं है। वो पैसा निकाल के आप दूसरी कोई इमर्जिंग सेक्टर के कंपनीज में डाल सकते हो, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है बहुत कम टाइम में। इवन इवन दो इट इज शुगर कंपनी और स्टील सेक्टर वाली कंपनी, मैं क्या बोला, टेक्नो फंडा में दो कॉन्सेप्ट है कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर से उसके बेस पे आपके पास जो स्टॉक्स आते हैं उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। एक आपका रहता है कोर, दूसरा रहता है सैटेलाइट। तो कोर में आपके जो भी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिसने ऑलरेडी उसका कैलिबर प्रूव किया है, दोज काइंड ऑफ कंपनीज यू विल एक्चुअली बेट ऑन। बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले, पीडीलाइट, पीआई इंडस्ट्रीज, ऐसे। वापस कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने इन द पास काफी अच्छा ग्रोथ किया है, लोगों का पैसा बना के दिया है। आयशर मोटर्स, सिम्फोनी। सिम्फोनी अभी तो एकदम कंसोलिडेशन में गया है, लेकिन एक जमाने में सिम्फोनी था। तो वैसा पॉलीकैब, अगेन पॉलीकैब अभी जो रिसेंट न्यूज की वजह से जो चल रहा है, तो द थिंग इज येट नॉट क्लैरिफाइड, तो वी आर एक्चुअली एग्जिटेड फ्रॉम दैट। लोग आलोक, आप म्यूट हो तो आपकी आवाज आएगी ही नहीं, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। हाँ राज, सुमित जी। हाँ राज एक- बोलो। हाँ, जियो फाइनेंस मैंने लिया थोड़े दिन पहले, वो रखने लायक है कि नहीं रखने लायक है? राज, अभी हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा जी, बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ओके। राज, आप आपका हाथ नीचे कर सकते हो, आई डोंट नो इफ मैं कर सकता हूँ। हेलो है। सुमित जी, क्या पूछना है आपको? आप अनम्यूट अनम्यूट हो।
म्यूट हो अभी फिलहाल, अनम्यूट करो पहले। हाँ, अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलो। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बस आपका चेहरा देखना था। और बस सबसे बड़े इसीलिए मैं ज्वाइन हुआ हूँ। एक्चुअली एक अर्जेंट वर्क आ गया है, तो मैं 1 से 1.5 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, 7:30 और 8 o'clock, है ना? कोई बात नहीं, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे, मैं डाल दूंगा बाद में, तो यू कैन मैं वॉच इन योर फ्री बीच टाइम, में नो प्रॉब्लम। कोशिश करूंगा, मैं कार में ज्वाइन हो जाऊं, कार नहीं नहीं चलाते नहीं नहीं, वक्त, आप है ना? टेंशन मत लो। हमारी जो बात होती रहती है वैसे तो इतना इश्यू नहीं है, तो यू बस जस्ट वॉच द वीडियो लेटर ऑन, दैट इज फाइन। एक्चुअली आज क्या था कि आपका चेहरा देखना बहुत जरूरी था सर। बस यही मेरा था कि बस कैसे भी मैं आपका दर्शन कर लूं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग हो रहा है और ये मीटिंग आगे भी होता रहे। श्योर आपका श्योर। ब्लेसिंग, आपके प्लान ब्लेसिंग्स है। की जरूरत है हम लोगों को, है ना? ठीक, और नो बाकी प्रॉब्लम। सर, ये सर मैं आपसे ज्वाइन होता रहूंगा, है ना? तो मेरे से श्योर। कोई आप प्रॉब्लम मत होना, कब आ नहीं रहा नहीं हूँ नहीं कब नहीं जा रहा हूँ, नहीं, जैसा टाइम कोई बात होगा। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सर, ठीक है कैरी ऑन प्लीज, कैरी ओके ऑन। ओके, या आलोक, आपका आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको कुछ सवाल रहेगा तो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अगर अनम्यूट करोगे तो आपका सवाल ले सकता हो, अगर नहीं है तो आप जैसे एक मैसेज डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़े। आई थिंक सर उनके स्पीकर में कुछ इश्यू होगा, इसलिए वो आवाज नहीं आ पा रहा होगा। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एडमिन भी कर सकता है सर अनम्यूट, नहीं, मैं उनके यहाँ नाम। पे नहीं, वैसा तो ऑप्शन आस्क टू अनम्यूट ही दिख रहा है मुझे, मेरे हाँ, को बस वो आज ऑप्शन। तो अनम्यूट पे ही क्लिक करोगे ना तो उनको वो चला जाएगा, यू आर हाँ, मैं आस्किंग टू अनम्यूट। काफी वो बार किया हो, लेकिन आगे वो कुछ हो नहीं रहे, उनके पास से भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनको भी वो एक्सेस देना पड़ता है, ओके अच्छा, करने का। मंगेश कुछ कर सकते क्या? इधर से कुछ नहीं ना, डायरेक्टली हम लोग अनम्यूट नहीं कर सकते ना? नहीं सर, उनको ओके करना नहीं, पड़ता है उधर से। ओके ओके। he has to accept it. You can try to unmute him, but he has to accept it. हाँ, इससे आगे नहीं कुछ हो रहा है, आस्क टू अनम्यूट। फिर अभी आलोक, एक काम करो ना, आप डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करने की कोशिश करो, देखो फिर मैं रुकता हूँ। पता नहीं हमारी आवाज भी जा रही है नहीं। सर आप ऑडिबल हो, आपकी आवाज आ रही है सर। नहीं नहीं, आलोक के पास जा रही है कि नहीं पता नहीं। ये ओके ओके, आ रही है। ठीक है, आप एक बार एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने की कोशिश करो ना आलोक, शायद कुछ फिक्स हो जाए। मीनाली मैडम, केतन और सोनाली मैडम ज्वाइन करने वाली थी, क्या हुआ? ठीक है। हाँ, तो टेक्नो फंडा में कंसेप्ट ये है कि हम, जैसे अब 5 साल पहले अगर हमारे लिस्ट में कैस्ट्रॉल आता है और हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है कि मुझे अभी कैस्ट्रॉल लेना है, तो जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं कि ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है। तो जब भी हम नया स्टॉक ऐड करते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि पहला ये सैटेलाइट है या कोर है। अगर उसका प्रायर हिस्ट्री नहीं होगा तो हम लोग उसे सैटेलाइट ही करते हैं। अगर कोई कंपनी टर्न अराउंड हो रही है कि ग्रोथ उसका पास्ट में नहीं था, लेकिन अभी शायद पिछले 1-2 क्वार्टर से दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये अभी शायद टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन श्योर नहीं है कि ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा या नहीं, या कुछ सेक्टर कुछ क्वार्टर के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, देन इट विल बी कंसिडर एज अ सैटेलाइट। दूसरी बात मैंने आपको बोला था, जो कमोडिटी साइकिल्स रहते हैं, स्टील सेक्टर, शुगर सेक्टर, तो ऐसे कंपनीज में जब आपको, या क्रूड का, इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है रियल एस्टेट सेक्टर, जो अभी हाई इंटरेस्ट रेट है, तो रियल एस्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन रियल एस्टेट अभी क्यों दौड़ना चालू हुए? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट गिरना चालू हो जाएगा तो उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ऑटोमेटिकली अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है
तो रियल एस्टेट जो अभी कुछ लोग रहेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और मुझे इतना हाई रेट पे लेना नहीं है। जिस दिन इंटरेस्ट रेट गिरना चालू हो जाएगा उस टाइम पे लोग रियल एस्टेट पे बेट कर मतलब खरीदने मतलब काफी लोग ने बाइंग रोकी होगी जिनको एक्चुअल में घर लेना है या ऐसा। जिनको ऑफकोर्स पैसा है उनकी बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों का रहता है जनरली कि अगर इंटरेस्ट रेट क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है और इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा क्या। लाइक यूरोप में तो अभी ऐसी सिचुएशन है, इंडिया में तो फिर भी मच बेटर है। तो अगर मैं आज की तारीख में घर लेता हूँ और इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर जाता है तो आई विल नॉट बी एबल टू पे प्रिंसिपल, देन आई जस्ट हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो उस केस में लोग जरा रुक जाते हैं जैसा कोविड में हुआ था। यूरोप में तो 0% तक गया था रेट इंटरेस्ट रेट। आई थिंक यूएस में भी सेम हाल था। तो इतना एड्रेनलिन रश चालू हुआ था कि 0% मतलब तुमको फिक्स पे 1.5% पे तुमको हाउसिंग लोन मिल रहा था। उस टाइम पे लोगों ने भर भर के ऐसे लोन लेके तुरंत घर लेना, इसलिए तब से एक्चुअली रियल एस्टेट का बूम चालू हुआ था मार्केट में, स्टॉक का नहीं। तो घर के प्राइसेस उस कोविड की वजह से, कोविड की टाइमिंग के बाद, मतलब कोविड के जो पीक था उसके बाद ये सब बढ़ना चालू हो गया था रियल एस्टेट के। और मेरे ख्याल से अभी वो ग्लोबल में ही हुआ था। तो यहाँ पे अभी तो स्टेबल है प्राइसेस, पता नहीं, लेकिन अभी गिरने के चांसेस लग नहीं रहे क्योंकि रियल एस्टेट के घर के भाव नीचे आने से पहले अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो प्राइसेस तो एटलीस्ट वहां पे रहेगी या थोड़ा और ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे आने के चांसेस कम है। तो वो फंड है। तो टेक्नो, एक मिनट, आलोक का फोन आ रहा है मुझे। ठीक है। तो टेक्नो फंडा में हम लोग अभी चालू करते हैं फिर टेक्नो फंडा का। टेक्नो फंडा के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा डाउ थ्योरी के बारे में, क्योंकि टेक्नो फंडा में कुछ अलग नहीं है, डाउ थ्योरी के बेस पर ही सब चलता है। ठीक है। आलोक, आपका आवाज तो नहीं आ रहा है, इस कनेक्टिंग टू ऑडियो चीज दिखाई दे रहा है। आपका कुछ सवाल रहेगा तो आप वहां पे टाइप करो, क्योंकि हम ज्यादा फिर वैसे रुक नहीं सकते। अच्छा। तो टेक्नो फंडा में बेसिकली हमको वही देखना है कि अगर कैस्ट्रॉल आपको एज एन एग्जांपल आपको कोर लग रहा है तो एक एक चीज याद रखनी है कि कोई भी कोर स्टॉक रहेगा नेस्ले या कैस्ट्रॉल, तो आप बिना सोच के कभी भी बाय कर सकते हो जनरली। और आपको फिर आपका स्टॉप लॉस जब तक हिट होता नहीं तब तक आपको राइड करना है। और टेक्नो फंडा में हम लोग ये देखते हैं कि जो कोर के स्टॉक्स है वो हम मंथली चार्ट लगा के देखते हैं कि क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट बार बार लेनी नहीं होती, क्योंकि वो आप लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। और जो आपका सैटेलाइट रहता है, जो मोमेंटम पकड़ते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया है और हम आपको अभी उसको राइड करना है, तो आपको डेली चार्ट या तो फिर वीकली, मैक्सिमम वीकली चार्ट। अगर कोई स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल वोलेटाइल है
तो वीकली चार्ट, अगर ज्यादा वोलेटाइल नहीं है और नॉर्मल स्मूथली मूव कर रहा है तो आप डेली चार्ट लगा सकते हो, क्योंकि अगर लंबा लंबा मूव दे रहा है तो। और बाकी फंडा तो सेम ही है, आपको स्टॉप लॉस तो लेना ही है। जैसे मैंने आपको बोला, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, आप मंथली चार्ट लगाओगे तो आपको इतना आसानी से स्टॉप लॉस हिट होता भी नहीं। तो डाउ थ्योरी में कंसेप्ट ये है कि व्हाइट बोर्ड आपको स्क्रीन दिख रही है? लोड हो रही है। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है बैकग्राउंड में? एनीबॉडी कैन कंफर्म? यस सर, दिखिए। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो डाउ थ्योरी तो बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं अपने काम के जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है मैं उसकी बात करूँगा सिर्फ। तो डाउ थ्योरी में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ओके, लॉन्ग टर्म में स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा, मतलब अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। अभी आई विल नॉट टॉक अबाउट द जापान, जो वहाँ पे क्या हुआ था कैसे हुआ था, लेकिन हमारे केस में इतना कुछ चल रहा है अपने कंट्री में, तो इट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बेट ऑन इंडियन ग्रोथ स्टोरी। तो डाउ थ्योरी का कंसेप्ट ऐसा है कि जनरल स्टॉक तो एक लाइन में जनरली जाता नहीं ऊपर, ये ऐसा मूवमेंट रहता है, और गिरना है तो भी जनरली साइडवे मूवमेंट फिर नीचे। डाउ थ्योरी में हमको देखना ये है कि, हमें डाउ थ्योरी भी बोलूंगा नहीं, आपको बेसिकली देखना ये है कि हर सपोर्ट पे जनरली आप बाय करते जाते हो, और हर रेजिस्टेंस टूटने का आप इंतजार करते हो। जिस दिन ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा यहाँ पे आप नया एंट्री ले लोगे। तो आपको अगर 5 लाख डालना है किसी कंपनी में, तो आप एक टाइम पे 5 लाख डालोगे नहीं, भले वो कोर कंपनी भी होगी, तो आपको उसको एटलीस्ट 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अभी आपने कंपनी ए पकड़ी है, आपको अच्छा लग रहा है, उसका प्राइस यहाँ पे है, आपको ये कंपनी लेनी है। अगर वो कोर कंपनी है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन जब ये इसका हाई तोड़ता है तो हियर यू कैन टू टेक द सेकेंड एंट्री। आपका फर्स्ट ट्रांच यहाँ पे हुआ, सेकेंड ट्रांच यहाँ पे हुआ। और जनरली हमको देखना ये भी है कि ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमको पता है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से हमारे जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, एक तो अप मूव, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अगर कोई भी कंपनी इस रेंज में है तो आपको वहां पे एंट्री करना नहीं है बेसिकली। अगर आपका ट्रेंड ऐसा है या तो ऐसा है तो आप पैसा बना सकते हो। हम टेक्नो फंडा वाले ज्यादातर इस पे ही बेट करते हैं, अप ट्रेंड में। जो बंदे लोग ऑप्शन या फ्यूचर्स के ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये तीनों ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल उनके लिए। ये भी मैं बता दूंगा शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में। इसमें मैं डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि हम लोग एफ के बारे में बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट इमीडिएटली प्लान नहीं है, लेकिन इक्विटी के बारे में हम लोग कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम लोग इक्विटी के बारे में ही बोलेंगे ज़्यादा। लेकिन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम कर रहा है, उसने एक क्लियर ट्रेंड उसको मिला, तो ही कैन जस्ट, अगर ऑप्शंस है तो वो कॉल बाय करके बैठेगा, या तो फिर पुट सेल करके बैठेगा। अगेन पुट पुट सेल करेगा तो उसको लिमिटेड प्रॉफिट है, कॉल बाय करेगा तो लंबा प्रॉफिट मिलेगा। या तो फिर फ्यूचर बाय करो यहाँ पे। अगर डाउन मार्केट है, हमारे लिए क्या है, हमारे पास अगर वो स्टॉक है तो हमको पता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, तो हमको सिर्फ एग्जिट लेना है। देन वी सेव दिस मच डाउन ट्रेंड, वी एक्चुअली सेव, इतना हमारा पैसा जो डूब सकता था वो हमने बचा लिया। और जो ऑप्शंस वाले हैं, उन्होंने देखा कि इसका तो ब्रेकडाउन हो गया है, सपोर्ट टूट गया है, तो दे विल जस्ट बाय द पुट्स, और ये
जब तक उनका ट्रिगर होता नहीं या तो उनके स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो लोग राइड करेंगे। और अगर उनके पास फ्यूचर है तो वो लोग फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और राइड करेंगे। रही बात यहाँ पे जो साइडवेज मोमेंटम की है, तो यहाँ पे हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग को वेट करना है कि हमारा अभी स्टॉप लॉस मैं बाद में बता दूंगा कि कौन से बेस पे कैसे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन जब तक साइड पे मूवमेंट है हमको किसी को पता नहीं है। जो बंदा ऑप्शन लेके बैठा है वो तो लॉस में ही जाएगा अगर साइडवेज मोमेंटम है, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू थ्योरी के हिसाब से उसका ऑप्शन की प्राइस दिन ब दिन घटती जाएगी। तो वट एवर इफ इट इज कॉल और पुट दोनों की वैल्यू घटती जाएगी और उसमें उसको दोनों तरह से लॉस होगा। तो जो ऑप्शन वाले बंदे रहते हैं यहाँ पे, तो वो जनरली कॉल और पुट दोनों बेचते हैं यहाँ पे, तो लिमिटेड प्रॉफिट लेते हैं कॉल में भी और पुट में भी, जस्ट जस्ट प्रीमियम मीटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग करने का कुछ मतलब नहीं है। साइडवेज मोमेंटम है, पता नहीं कि ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में ही घूम रहा है, तो इसके ऊपर जब तक जाता नहीं या इसके नीचे जब तक जाता नहीं तब तक ऑप्शन वाले भी लॉन्ग बैठेंगे, लॉन्ग करेंगे नहीं। तो यहाँ वाला ये पुट शॉर्ट करेंगे, यहाँ वाला कॉल शॉर्ट करेंगे, ये बीच में 1 महीना रुको, 1 हफ्ता रुको, जो भी उसका एक्सपायरी टाइम रहेगा, और बाद में उतना दोनों साइड के प्रीमियम खाओ। तो वो कंसेप्ट है उसमें। और जैसा मैंने बोला कि ये सबको भी पता है कि अप ट्रेंड है, साइडवे मूवमेंट है और डाउन ट्रेंड है। उसमें भी एक चीज और है, हमको हम जनरली एक ही चार्ट पकड़ते हैं, डेली देखते हैं या तो वीकली देखते हैं। हमको अगर किसी कोर पे बेट करना है, कोर स्टॉक पे एंट्री लेनी है, बाय करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको हमेशा देखना है कि ये लॉन्ग टर्म में ये क्या दिखा रहा है, ट्रेंड कैसा दिखा रहा है इसमें ये। हाँ, तो अगर आप मंथली चार्ट लगाते हो, तो मंथली चार्ट में अगर आपको ट्रेंड ऐसा दिख रहा है, मैं भी स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, ऑफकोर्स वो एक्चुअली ऐसा ही रहेगा। तो आपको ये देखना है कि मंथली चार्ट में अगर ऐसा चार्ट दिखा रहा है आपको, तो ये आपका कोर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं आता है ना, तो जस्ट इसके बेस पे भी ले सकता है। अगर किसी को सिर्फ टेक्निकल पे एंट्री लेनी है तो वो देख सकता है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हुआ है, फिर साइडवे में जा रहा है, फिर नीचे आया है, फिर अचानक ऊपर गया है, फिर नीचे है, ये मंथली चार्ट पे अगर ऐसा दिख रहा है तो दैट इज नॉट योर कोर, ये कमोडिटी स्टॉक होगा। तो आप अगर आप HEG देखोगे या ग्राफाइट इंडिया देखोगे, तो एक टाइम में वो इलेक्ट्रोड का कुछ इम्पैक्ट हुआ चाइना में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड की कमतरता हो गई, तो यहाँ पे ये दोनों पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। उनको कुछ कांटेक्ट मिला, मेरे को अभी वो पूरा स्टोरी पता नहीं, लेकिन वो टर्न ऑन हुआ था। तो ऐसा स्टॉक करके डायरेक्ट इतना, और उसके बाद देखो वापस ऐसा हुआ। आपको यहाँ तक, अगर आपको यहाँ पे भी एंट्री मिली देन ऑल्सो इट इज फाइन। आपको यहाँ पे आप कभी भी एग्जिट नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं कर पाओगे। इट इज ओके टू एंटर हियर एंड इट इज ओके टू एग्जिट हियर। इसलिए आपको अगर ए पॉइंट से, आपको ये जेड पता ही नहीं है बेसिकली, जेड वहां पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। आपको जाना है ए से, आप घुस गए सी या डी में, आपको सिर्फ राइड करना है। यहाँ पे आपको सपोज कि इवनिंग स्टार बन गया या बहुत बड़ा वॉल्यूम्स आ गए यहाँ पे रेड कैंडल्स के साथ, आपको यहाँ पे एग्जिट कर दो। आपने एक्चुअली पी क्रॉस किया था, जेड तक गए और बाद में पी या ओ पे निकल गए, इट इज ओके। अगर ये यहाँ से 20 गुना हुआ है लेकिन आप अगर 15 गुना ही कमा पाओ, देन ऑल्सो इट इज ओके। अगर यहाँ से यहाँ तक 80% का रिटर्न है लेकिन आपको 40 या 60% ही मिला, देन ऑल्सो इट इज ओके, बाकी लोगों को भी कमाना दो। तो बेसिकली एकदम लो पे खरीद के एकदम हाई पे बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और हम फिर डर जाते हैं कि यार इतना ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पे शॉर्ट मारो क्या, यहाँ पे एग्जिट करो क्या, यहाँ पे एग्जिट करो क्या। तो वो फिर अर्ली, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक आपका 3 गुना हुआ, तो आप सोचो कि ये 3 तो गुना हो गया और कितना जाएगा, फिर यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, फिर पता चला यहाँ से और 10 गुना हुआ, मतलब आपके बाइंग प्राइस से 30 गुना हुआ। एक्चुअली मेरे केस में हुआ था, मैंने कुछ लोगों को बोला भी था उस बारे में कि 2012 के आसपास मेरे पास कावेरी सीड का स्टॉक था, वो 1.5 साल में 2.5 गुना हुआ था। और फिर मैं वही सोचा था, और उस वक्त तो मैं नया ही था, तो मैं बोला 2.5 गुना तो बहुत हो गया, अभी और कितना ऊपर जाएगा, लाइफ टाइम हाई पे था,
तो मैंने बेच दिया। फिर 2-3 साल के बाद एक बार मेरा ध्यान गया तो वो 32 टाइम्स गया था वहां से, मतलब मेरे बाइंग प्राइस से। तो वहां से और 16-12 गुना हुआ था। तो अभी पछताने का कुछ मतलब नहीं था बेसिकली। तो दूसरी चीज ये बोलनी है कि आपके पास कुछ भी स्टॉक्स हो, आपको स्टॉक्स उन्हीं स्टॉक पे बेट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म में भी मोमेंटम दिखा रहा है। अगर वो स्टॉक आपके ऑलरेडी आपको प्रॉफिट बना के दिया है और ऊपर ही जा रहा है और आपके पास कुछ पैसा है, आपको इन्वेस्ट फर्दर करना है, तो आपको उसी में पैसा डालना है जिसने आपको पैसा बना के दिया है। आपके पास कुछ स्टॉक रहेंगे जो 20%, 40%, 80% लॉस में है, वो मतलब नहीं रखने का। ऑलवेज राइट द विनर्स, कट द लूजर, कट द बीट्स। जो फूल खिले हैं उस पे धंधा करो, जो मुरझाए गए उस पे पानी डाल के कुछ मतलब नहीं है, वो वापस ब्लॉसम होने वाले नहीं है बेसिकली। तो ये कंसेप्ट बताना था उसमें। और मैंने आपको जैसा बोला कि लॉन्ग कंसोलिडेशन, मैं मेरे ख्याल से चार्ट दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग कंसोलिडेशन में अगर कोई भी कंपनी, आई विल जस्ट इरेज दिस, कोई भी कंपनी ऐसे चल रही है फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फिर वापस नीचे आ गया, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपने यहाँ पे आपको दिख गया कि यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये काफी टाइम से बॉक्स में था, एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करा था और ये बॉक्स छोड़ के बाहर गया है ऊपर की साइड पे। आपको सिर्फ देखना है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। अभी ये इसका जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस तोड़ के इसने आपको एंट्री दे दी, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। आपको जस्ट राइड करना है। लेकिन ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये ऊपर जाके वापस सपोर्ट लिया, विच इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड, क्योंकि फिर ये रिटेस्ट किया। हम लोग बोलते हैं कि ये काफी अच्छा है, यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। तो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, ये यहाँ पे उसने ऊपर जाके वापस नीचे आया और ये जो अभी रेजिस्टेंस था वो अभी उसका सपोर्ट लाइन बन गया है। जो मैं आपको ये बता रहा था कि ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से इसने रिट्रेस किया नीचे, तो ये अभी इसका रेजिस्टेंस बन गया। इधर से इसने बाउंस दिया तो अभी ये इसका सपोर्ट बन गया। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ दिया, इसने नया हाई बनाया, नया हाई बना के वापस नीचे आया ये, तो अभी इसका ये नया रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ से बाउंस दे दिया तो इसका नया सपोर्ट हो गया ये। अगर आपको ऐसे भी ट्रेड लेना है कि मुझे मतलब स्टॉप लॉस कौन सा लेना है, अगर ये आपको पता नहीं तो ऐसे भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि ये जब भी नया नया हाई बनाते जा रहा है तो आपको आपका जो स्टॉप लॉस है, आप ये जो सपोर्ट नया नया हायर सपोर्ट बना रहा है ना, वो आप ले सकते हो स्टॉप लॉस, कि मेरा पहला ये स्टॉप लॉस था, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया। लेकिन यहाँ से जब इतना बड़ा बाउंस मारता है तो आपको फिर बीच में कुछ रखना पड़ेगा कि अगर ये इतना ही शार्प मूवमेंट नीचे आना चालू कर दे तो मैं यहाँ पे बीच में निकल जाऊंगा। ये टेक्निकल जो हम लोग प्लान करते हैं एंट्री और एग्जिट का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सैटेलाइट। क्योंकि जब हम कोर में करते हो तो कोर में तो इतना मूवमेंट शार्प आता नहीं, अगर तुम्हारे पास स्मॉल कैप कंपनी या माइक्रो कैप होगी उस केस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो मैं ये जो एग्जांपल बोल रहा था, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, तो ये सब अपने प्लान के हिसाब से हम लोग ने जो हमारे ये स्टडीज के हिसाब से बराबर चल रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर उसने वापस अंदर घुस गया, ये बॉक्स के अंदर घुस गया। आपको फिर एग्जिट करना है यहाँ पे, आपकी एंट्री यहाँ पे, आपका एग्जिट यहाँ पे। स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस लो, ज्यादा सोचो मत। यहाँ से वापस इधर आ गया। काफी लोग ये भी करते हैं, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाना चालू कर दिया तो बोलते कि अरे ये तो ब्रैकेट में घूम रहा है, यहाँ पे बाय करते, यहाँ पे सेल करते। इट्स ओके, वो भी पॉसिबल ट्रेड है। तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रहेगा यहाँ पे। लेकिन दिक्कत कब आती है मालूम है क्या? ये आपको पता है कि ये बॉक्स में ट्रेड करने वाला स्टॉक है, तो ये जब कभी यहाँ पे आता है ना और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर या नजदीक ऊपर जाने का कोशिश करेगा ना, तो आप बोलते हो अरे ये ऊपर जा रहा है, ये मतलब ये तो डेफिनेटली ब्रेकआउट देगा। तो फिर यहाँ पे बुक नहीं करते प्रॉफिट, यहाँ पे रुकते हैं, बोलते कि अभी ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद फिर और ऐड करूंगा। लेकिन इधर से ऐसा ही घूम जाता है ना, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करने का चांस ही मिलता है ना, और फिर ये नीचे का लाइन भी तोड़ देता है, फिर आपका बाई यहाँ पे है, आपका सेल यहाँ पे। आपने इतना प्रॉफिट किया भी था लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, आपने बुक किया नहीं।
क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी आपको क्लियर होनी चाहिए। आपने क्या डिसाइड करके लिया था वो ट्रेड कि ये बॉक्स का ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, बॉक्स के नीचे मैं बाय कर रहा हूँ, बॉक्स के ऊपर मैं सेल कर रहा हूँ, बात खत्म। जब वो बॉक्स के नजदीक आ जाए आप उसके पहले ही निकल जाओ। अगर बॉक्स के ऊपर जाता है और वो भी वॉल्यूम दिख रहा है, नया एंट्री ले लो नेक्स्ट डे। लेकिन आपने ये ट्रेड लिया था सिर्फ बॉक्स ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको उस हिसाब से ही चलना है। मैं अभी ये शेयर कर देता हूँ। चार्ट शेयर करता हूँ एक बार। स्किनर में किसी को कुछ दिक्कत नहीं ना, मतलब उसमें तो सेम फंडा उतना ही था कि वो हमको कंपनी कैसे फाइंड करनी है। आप वो 15% 18% के जगह पे अगर 20-25% भी डालोगे, जो मैं नॉर्मली रखता हूँ, क्योंकि आई वांट लेसर एंड लेसर कंपनीज एंड उसमें और मैं छोटे कंपनीज ट्राई करता हूँ। तो लाइक केपीआई ग्रीन एनर्जी जो मेरे पास है अभी भी, और वारी रिन्यूएबल्स, तो ये उस टाइम पे लिए थे वो जो कम प्राइस में थे, वो बहुत छोटे मार्केट कैप में थी, अभी भी छोटी ही है एक्चुअली, और अभी भी काफी अच्छे से दौड़ रही है। तो बेसिकली हमको वो देखना है कि स्मॉल कैप और कम पी। पी जनरली देखता नहीं मैं, अगर हाई ग्रोथ कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप रहेगी तो या माइक्रो कैप रहेगी तो मैं जनरली देखता हूँ, क्योंकि फिर अगर माइक्रो कैप में पैसा लगा रहे हो और वो 80-90 पी का है तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो करेक्ट होना ही है। और वही अगर मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी है जो 80-90 पी पे है, फॉर एग्जाम्पल केपीआईटी ग्रीन, नहीं केपीआईटी ग्रीन है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआई तो अभी बार बार ग्रीन नहीं आ रहा दिमाग में, क्योंकि केपीआई ग्रीन ने काफी 3-4 गुना वो शॉर्ट टर्म में बना दिया था बेसिकली। तो केपीआईटी केपीटी के 79-80 का पी था मेरे ख्याल से, अभी करेक्ट होने के बाद शायद 69 के आसपास, 60 के आसपास आ गया है शायद। तो क्या वो मिड साइज कंपनी है और उसने उसका कैलिबर और ब्लू चिप है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। लेकिन स्मॉल कैप का आपको गारंटी नहीं रहती, वो गिर के 40 पी तक आ सकता है केपीआईटी, लेकिन स्मॉल कैप फिर वो 60 से डायरेक्ट 6 पे भी आ सकता है। मतलब समझ लो कि 80-90% का आपका प्रॉफिट एरोड हो सकता है। वो 90% तक वो उसके हाई से नीचे आ सकता है। मतलब वो आपने जो बाई किया है उससे आपका 3 गुना प्रॉफिट भी हुआ रहेगा ना, तो जब नीचे आएगा तो आपके बाइंग प्राइस से भी 60% तक नीचे जा सकता है। तो इसलिए वो ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आप लेते हो उतना महंगा वाला, अगर आपको लग रहा है कि बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ग्रोथ उतना हो नहीं रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 20-25% से ही प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट 20-25% से ग्रो हो रहा है, लेकिन प्राइस उसका हर साल डबल डबल हो रहा है, तो यू हैव टू बी कॉशियस। क्योंकि अगर ग्रोथ प्रॉफिट में 40% के ऊपर या 60% के हिसाब से हो रहा है और वो ऐसा दौड़ रहा है, देन इट इज ओके। क्योंकि आप उस टाइम पे लेते हो हाई ग्रोथ कंपनी, उस टाइम पे भी आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा कि भाई इसके नीचे जा रहा है तो मेरे को एग्जिट करना है, क्योंकि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट एज वेल। तो सिर्फ फंडामेंटल है, स्ट्रांग है, इसलिए लॉन्ग करके रखना नहीं है। और ये नेवर मैरी टू द स्टॉक्स, क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं कैसे बेच दूं। फॉर एग्जांपल पॉलीकैप का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। पॉलीकैप भी मैंने 600-700 के रेंज से लिया था। तो मेरा लास्ट बाइंग, मैंने जैसा बोला कि जो आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है यू कीप बाइंग, यू कीप एडिंग मोर एंड मोर। जो स्टॉक नीचे जा रहा है, मैंने भी बाय किया था नीचे वाले स्टॉक्स में भी मैंने बाय किया था। मेरा सुजलॉन, सुजलॉन मैंने 300-400 से लेके कहाँ तक बाय किया था मैंने, मेरे ख्याल से 80-60 रुपए तक भी बाय किया था। मतलब गलती सबसे होती है, मेरे से भी हुई थी, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन बाद में सब निकाल दिया मैंने। अभी बेसिकली वही है कि पिछले 3-4 साल से काफी कंसिस्टेंसी है मेरे ट्रेडिंग में भी। तो फॉर एग्जांपल पॉली कैप मैंने 800 से बाय किया था, मेरा लास्ट बाय जो जैसे ऊपर जा रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, प्राइस का मूवमेंट अच्छा है, और मेन तो उसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा है हमेशा। इस बार भी उसका अच्छा आया था। तो बेसिकली कंपनी सब बता रही है ठीक से, नंबर्स में भी दिख रहे हैं, प्राइस में भी दिख रहा है, देन यू जस्ट कीप एडिंग। तो मेरा लास्ट बाइंग 5200 का था, लेकिन अभी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था। भले कि कुछ क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रेड पड़ी है, वो लोग ने एक्सेप्ट किया है, और गवर्नमेंट के चैनल से न्यूज आई है। भले उन्होंने नाम नहीं लिया, मेरे को समझता नहीं कि वो नाम
ना लेने का रीजन क्या है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि आगे और कुछ इश्यू हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के चैनल ने वो डिस्क्लोजर दिया नहीं कि ये कंपनी है या वो कंपनी है। और जब तक गवर्नमेंट का गवर्नेंस का इशू है, इट इज, और आपका एक कोर स्टॉक है, ये मेरा कोर स्टॉक था, लॉन्ग टर्म का बेट था मेरा, तो तुमको और ज्यादा सोचना नहीं, यू जस्ट हैव टू एग्जिट बेसिकली। अगर ये कल, अभी मैंने बोला लास्ट मेरा बाइंग 5200 का था, लेकिन बाद में वो 30% तक का, 20%, 10% ऐसा वो सर्किट लगा था, 10%, 10%, 10% एंड 5% समथिंग ऐसा। तो मेरा, मैंने 4000 के आसपास सब कुछ निकाल दिया पॉलीकैब में से। तो अगर 1-2 महीने में ये लोग आते हैं, दे कम आउट क्लीन विदाउट एनी इश्यूज, और कंफर्म होता है कि कुछ गवर्नेंस इशू नहीं था और इस कंपनी के बारे में नहीं था, लेकिन कोई और कंपनी थी एंड ऑल, इट इज ओके। और तब तक अगर भाव 6 या 6500 होता है, इट इज ओके, देन वी विल स्टिल स्टार्ट बाइंग। जब तक क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे है और सब कुछ क्लीन है, देन इट इज ओके। इट इज ओके टू बाई वेरी गुड company at a higher price than buying a middle company at a very low price. Buffett सबका है। तो आई विल शेयर द स्क्रीन, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग व्यू।